नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। 5 राज्यों के चुनावों का फर्स्ट वोटिंग राउंड खत्म होने का है। इसी के साथ मिजोरम की सभी 40 और छत्तीसगढ़ की 20 सीटें आज लॉक हो जाएंगी। देश में वर्ल्ड कप और चुनाव एक साथ चल रहे हैं। चुनाव भी एक तरह का मैच है। इसमें भी इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर, बाउंसर डाले जाते हैं। कई बार एक बॉल पूरा मैच बदल देती है। ऐसी एक बॉल ईडी ने भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर डाली थी, जिससे मैच का मिजाज बदला दिख रहा है। जी हां, महादेव सट्टा ऐप वाली बॉल, 508 करोड़ रुपए वाली बॉल। आज जिस वक्त छत्तीसगढ़ के लोग फर्स्ट राउंड के वोट दे रहे थे, ठीक उसी वक्त सेकेंड राउंड के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त बैटिंग की। प्रधानमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ का बच्चा भी अच्छे से जान गया है कि 30% के कक्का खुलेआम सट्टा, कक्का यानी सीएम भूपेश बघेल। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए बच्चों से सट्टेबाजी कराई है। इसकी सजा जनता उसे कमल का बटन दबाकर देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम ही करप्शन है। महादेव ऐप घोटाले का आरोपी खुद कह रहा है कि सीएम भूपेश बघेल को उसने 508 करोड़ रुपए दिए थे। खुद को महादेव ऐप का मालिक बताने वाले शुभम सोनी ने एक वीडियो के जरिए दावा किया कि सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए। यही दावा ईडी ने भी अपनी पहली चार्जशीट में किया है। जवाब मुख्यमंत्री बघेल ने भी दिया है। महादेव सट्टा ऐप अपनी हिस्सेदारी और 508 करोड़ के कमीशन को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला बीजेपी से प्लांटेड है। बघेल ने ईडी की एक्शन की टाइमिंग पर सवाल उठाया और कहा कि छत्तीसगढ़ ना तो बीजेपी और ईडी की खराब स्क्रिप्ट में उलझेगा, ना ही उसकी एक्टिंग में। तो आज की बहस इसी पर। जानेंगे कि क्या वाकई महादेव ऐप ने छत्तीसगढ़ का मैच बदल दिया है, यह वाकई भ्रष्टाचार है या सिर्फ चुनावी प्रचार है। उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं, उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा। 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। ये रमन सिंह के साथ जो 2 अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे। वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। ये पूरा प्लांटेड है। देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है। जांच करना चाहिए। अभी तक ईडी क्यों जांच नहीं की? वो गाड़ी किसकी है? कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। ये उनका आखिरी अस्त्र था कि जिसको उन्होंने चलाया और एक फुसफुसिया बम साबित हुआ। कोई इसको मान नहीं रहा है। ये वसूली की सरकार, भूपे करो और महादेव ऐप चलाओ। अगर भूपेश बघेल जी बीजेपी में शामिल होते हैं या बीजेपी को मदद करते हैं तो उनको तो भगवान का स्थान मिलेगा। हर हर महादेव, उनका ही अभिषेक किया जाएगा। मुखिया यदि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, 509 करोड़ का ट्रांजैक्शन को प्रमाणित किया है ईडी ने, इससे बड़ा और क्या प्रमाण मिलेगा? कोई कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, आपके बच्चों को बर्बाद करने वाले जेल जाकर के जिंदगी पूरी करनी पड़ेगी। तो क्या महादेव सट्टा बैटिंग ऐप का ये पूरा का पूरा मामला सरकार को हिला देगा भूपेश बघेल की, या सिर्फ ये चुनावी स्टंट बनकर रह जाएगा? इसी पर बात करेंगे। 2 टूक बात करेंगे। मेरे साथ शहजाद पूनावाला जी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ महिमा सिंह जी है, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे पास A.K. वाजपेयी साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भी हैं। प्रोफेसर नवल किशोर जी भी मेरे साथ हैं, वो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शुरुआत महिमा जी आपसे करना चाहूंगा। अभी तक छत्तीसगढ़ में तो कोई मुद्दा ही नहीं दिखाई दे रहा था, तो ये बैटिंग ऐप में 508 करोड़ की जो है घपलेबाजी, 508 करोड़ की रिश्वत, आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ चुनाव में एक मुद्दा होगा? जय हिंद।
दीपक जी, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब देने से पहले ये दो पंक्तियां बता दूं, क्योंकि ये बिल्कुल इंगित करती हैं भाजपा क्या करने में लगी है। कि तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं। मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। भाजपा जितना ज्यादा छींटाकशी, जितनी ज्यादा निम्न स्तर की राजनीति करती जाएगी, उतना ज्यादा वो कांग्रेस को और विपक्ष को मजबूत करती जाएगी। जो कल हुआ, जो पिछले गत दिनों में हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर, वो इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री राजनीति को ओछेपन के कैसे कैसे स्तर पर ले जा रहे हैं। ईडी की कार्रवाई एक मामले में कितने महीनों से चल रही है, बावजूद उसके वो कोरे एक वीडियो के ऊपर, एक एमेचर वीडियो के ऊपर कोरे इल्जाम लगा सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं विपक्ष के ऊपर। वो तो प्रधानमंत्री हैं देश के। गृह मंत्रालय भी इस तरह के आरोप लगाता हुआ दिखा, प्रधानमंत्री भी आरोप लगाते हुए दिखे, तो फिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जबकि ईडी की कार्रवाई जारी है, ईडी की जो जांच है वो जारी है पिछले इतने महीनों से। और बड़ा लाजमी हो जाता है, क्योंकि हमने देखा राजस्थान के अंदर किस तरह से नरेंद्र तोमर जी के बेटे का वो जो वीडियो वायरल हुआ, तो उसके बाद भाजपा जो थी वो इतनी ज्यादा डेस्परेट हो गई कि उनको कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया। आपने सही कहा दीपक जी कि कोई मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे थे, कोई मुद्दे थे नहीं, कोई बात थी नहीं भाजपा के पास वहां उठाने के लिए। तो फिर क्या किया जाए? फिर मसले को पैदा किया जाए, पर उन्हें ये नहीं पता कि वो जो मसला पैदा कर रहे हैं, ये विपक्ष को गिराने की साजिश में, ये उनके पतन का कारण बनेगा और ये 2024 की भाजपा की डगर को मुश्किल करता चला जाएगा। आप देखिए कि इस देश के अंदर एबीजी शिपयार्ड जैसा स्कैम हुआ, बहुत बड़ा स्कैम। इस देश के अंदर चिटफंड स्कैम हुआ, शारदा स्कैम हुआ, लेकिन वही बात है कि क्योंकि वो सब लोग भाजपा के साथ जुड़े थे या जुड़ते चले गए, तो इसलिए वहां पर वॉशिंग पाउडर ने अपना काम कर दिया। जबकि यहां पर हमारी बहुत मजबूत एक जो मुख्यमंत्री हैं, जो कि एक राज्य को इतने मजबूती से संभाले हुए हैं, वहां पर जो जनता का पिछले 5 वर्षों में उद्धार हुआ है, वो एक तरह से एक उदाहरण बन के पेश होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री को खुद छींटाकशी की राजनीति करनी पड़ गई। मुझे लगता है ये दयनीय स्थिति है भाजपा की। ठीक है, शहजाद पूनावाला जी, इलेक्शन के टाइम में आपको सट्टाबाजी याद आई, तभी ईडी फाइल करती है, तभी जो है भूपेश बघेल जी का नाम आता है। तो अगर इतनी बड़ी रिश्वतखोरी हुई है, मतलब इतने बड़े नेता के सामने, नरेंद्र मोदी जी के सामने, तो अभी तक तो इनको जेल के अंदर होना चाहिए था। ये बाहर कैसे घूम रहे, बताइए शहजाद पूनावाला जी। सिर्फ ये चुनाव का मुद्दा है? दीपक जी, ये है रुपे कार्ड। रुपे कार्ड मोदी जी ने शुरू किया। ये है भूपे कार्ड। ये भूपेश बघेल को पे कर दो 508 करोड़ रुपए और सत्ता का संरक्षण सट्टा बाजारियों को मिलता है। मोदी जी वाला रुपे कार्ड और भूपेश बघेल वाला भूपे कार्ड। अभी तो पता है रायपुर के सड़कों पर क्या बोल रहे दीपक जी? बोल रहे 30% कक्का, अपना काम पक्का तो था ही। गोबर घोटाला, गोठान घोटाला, कोयला घोटाला, शराब बंदी कहकर शराब घोटाला, डीएमएफ घोटाला, पीएससी घोटाला, ये तो था ही। पर अब 30% कक्का और खुलेआम सत्ता, और सत्ता मिलेगी तो सट्टा का काम भी होगा। तो सट्टा के संरक्षण के लिए मैं स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं दीपक जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ के युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। सवाल नंबर 1, कौन है चंद्रभूषण वर्मा? क्या उसको 64 करोड़ रुपए मिले? क्या वो सरकारी मुलाजिम है? क्या वो आपके मुख्यमंत्री के ओएसडी का रिश्तेदार है? क्या वो मुख्यमंत्री से मिला, हाँ या ना? क्या असीम दास के पास पैसे रिकवर हुए? क्या डिजिटल एविडेंस मिला कि 508 करोड़ रुपए भूपे को देना है? क्या ये 5000 करोड़ का घोटाला हो रहा था और उसमें से 500 करोड़ आपके पास आ रहा था, इसीलिए आपने कभी भी आईटी मिनिस्ट्री को नहीं लिखा कि ये वेबसाइट को ब्लॉक करना है? बताइए कि ये सारी बातें झूठी है, तो ये इस पर अभी तक भीम यादव जो पकड़ा गया या चंद्रभूषण वर्मा जो पकड़ा गया या ओएसडी तक जो तार जुड़ रहे भूपेश बघेल के, इस पर पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि पैसा जैसे जैसे आया वैसे वैसे संरक्षण देते रहे। और मैं बाकी सब छोड़ दीजिए, महिमा जी मैं आपसे 3 स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। पीएससी घोटाला, भर्ती वाला घोटाला, मतलब नौकरी युवाओं को देने के बदले पीएससी के जो अध्यक्ष है उनके परिवारजन, 5 परिवारजन को नौकरी मिली, 18 नियुक्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। क्या वो विद्वेष की भावना से? शराब घोटाले में एजाज देवर, अनवर धेबर, इनकी संलिप्तता, ये कांग्रेस पार्टी के नेता है,
उसमें भी अभी हाईकोर्ट ने बेल कैंसिल की है और कहा यह भ्रष्टाचार हुआ है। क्या हाईकोर्ट से मिली हुई है? और इसमें तो आम आदमी पार्टी ने कहा ईडी ने सही कार्रवाई की है, भूपेश बागेल को गिरफ्तार करो। तीसरी बात, जो डीएमएफ स्कैम हुआ उसमें मोहन मरकम, आपके अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने आरोप लगाया। मोहतरमा, मैं केवल आपसे इतना पूछना चाहता हूं, राजस्थान में गहलोत और वहां पर भूपे और दोनों मिलकर युवाओं की जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए एक पेपर लीक माफिया को संरक्षण देता है और एक घोटालेबाज, हवालेबाज को ऐसा संरक्षण कि महादेव के नाम पर घोटाला। सोचिए दीपक जी, अभी तक तो लगता था कि केवल ये राम विरोधी है, प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारते हैं, पर अब हम लोग तो हर हर महादेव करते हैं और ये महादेव के नाम पर लूटते हैं। कितने बड़े घोटाले को अंजाम दिया है, वो भी महादेव के नाम पर। महिमा जी, मैंने आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछा है, अगर ये बात झूठी है, ये घोटाला ईडी ने चुनाव के वक्त क्यों खोला, बताइए, वोटिंग से 5 दिन पहले, ये भी तो बता दीजिए, पब्लिक पूछ रही है सवाल। दीपक जी, सबसे पहले तो यदि अच्छा काम, मतलब भ्रष्टाचार को पकड़ने के अच्छे काम का कोई बुरा टाइमिंग होता है ये मुझे नहीं पता, पर मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट ये है कि ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो छत्तीसगढ़ पुलिस और आंध्र पुलिस ने शुरू की, उसके बाद बहुत पहले इसमें ईडी भी आ चुकी है। खुद भूपेश बागेल जी ने बताया कि 1.5 साल से ईडी है, तो ईडी तो 1.5 साल पहले कोई चुनाव नहीं था, उसमें तो उन्होंने कार्रवाई की और जैसे जैसे लोग हाथ में आए, जैसे असीम दास को भेजा गया पैसे चुनाव में देने के लिए, वो पकड़ा गया और उसकी डिजिटल एविडेंस मिली, वो तो अभी 2 दिन पहले मिली। परंतु मेरा सवाल यह है कि यदि टाइमिंग को लेकर ही सब सवाल है तो 5 साल में एक बार चुनाव करा लो, 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाने के लिए सब तैयार हो जाए, 4.5 साल फिर काम होता रहे, ताकि यह आरोप ना लगे कि चुनाव आ गए। इस देश में हर 2 महीने से चुनाव होते हैं, क्या भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करना बंद कर दे? अरे लालू जी तो 4 बार कन्विक्टेड है, अब उसके ऊपर भी कोई गलत टाइमिंग बोलेगा क्या? और जब आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई होती है, यही महिमा जी की पार्टी ताली बजाती है, बोलती ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है, नहीं घोटाला हुआ है, तो वहां पर कैसे ईडी ठीक काम कर रही है और मेरे पे कार्रवाई हो तो ईडी गलत काम कर रही है? ऐसे दोहरे मापदंड नहीं चलते। आज सवाल सिर्फ इतना है महिमा जी, कौन है चंद्रभूषण वर्मा, कौन है असीम दास, कौन है शुभम सोनी जो बोल रहा है कि बागेल जी ने बोला दुबई जाकर ये काम सेटअप करो? ये सारी बातें डिनाई कर सकते हैं क्या? उनके ओएसडी के तार महादेव के साथ जुड़ते नहीं जुड़ते? और महादेव के लोगों ने 64 करोड़ रुपए पहले और 508 करोड़ रुपए कुल भूपेश बागेल जी को दिए क्या नहीं दिए? भूपेश बागेल जी को ये इसका जवाब सीधा सीधा दीजिए। अब महिमा सिंह जी ये चमत्कार ही कहेंगे कि एक आदमी जो जूस की दुकान चलाता था, आपके राज्य से निकलता है, भिलाई से, मैं भी जन्मा हूं छत्तीसगढ़ के अंदर, पांडुका में मेरा जन्म हुआ है महिमा जी, तो मैं जानना चाहता हूं जूस की दुकान चलाने वाला इतना बड़ा आदमी जो है, जो अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी महिमा जी, मैंने टाइमिंग पे इनसे सवाल पूछे, बताइए इस ऐप को रोकने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को क्यों नहीं लिखा? ये आरोप बीजेपी लगाती है आप पर। देखिए दीपक जी, ऐसा है कि लिखा नहीं लिखा, कितने महीनों से ईडी की कार्रवाई चल रही है, ये बात तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, उस बात पर दोबारा नहीं जाऊंगी। लेकिन एक छोटी सी बात समझने की यहाँ पर यह है कि मार्च के महीने में एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है जो बहुत बड़े बड़े खुलासे करती है। सबसे बड़ा सवाल आज देश के सामने खड़ा है कि 20,000 करोड़ किसका लगा है शेल कंपनियों में मॉरिशस में। वहां उस रिपोर्ट को ये जो है वो एकदम धता बता देते हैं। लेकिन आज एक कोई छत्तीसगढ़ में जन्मा हुआ व्यक्ति किसी देश में बैठा हुआ है, दुबई में बैठा हुआ, एक रैंडम वीडियो बनाकर के अपना डाल देता है, तो प्रधानमंत्री मोदी स्वयं जो है वो सक्रिय हो जाते हैं और जाकर के छींटाकशी, आरोप प्रत्यारोप करने शुरू कर देते हैं। ये वो सरकार है जिनके द्वारा शासित राज्यों में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, उनकी पुलिस की नाक के नीचे डानी डाटा जैसा जो ऐप है पुलिस के संरक्षण में चलता है। करोड़ों भारतीयों के कमाए हुए पैसे से उनके साथ फ्रॉड किया जाता है। एक चाइनीज व्यक्ति आकर यूपी और गुजरात पुलिस की नाक के नीचे करता है। ये सरकार के नुमाइंदे कैसे सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, मुझे समझ नहीं आता। प्रधानमंत्री जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, मैं समझती हूं कि वो न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि इलेक्शन कमीशन को, जैसा कि हमने लिखा है, चुनाव आयोग को उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेकर के और कार्रवाई भी करनी चाहिए। क्योंकि इस तरह से तो मैं कल को वीडियो बना दूंगी कि दीपक चौरसिया जी ने इस तरह से जो है पैसा लिया या पैसा बना दीजिए। महिमा जी फेमस हो जाऊंगा, आप कैसे इस बात बोल दीजिए, मुझ पर आरोप ही नहीं लगा था करप्शन का। महिमा जी बनाइए वीडियो, मजा आएगा, बनाइए वीडियो बनाइए। वो हमारी संस्कृति ही नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी की संस्कृति है, हमारी वो संस्कृति नहीं है। लेकिन मैंने वही कहा कि देखिए, अगर इस तरह से कार्रवाइयां इस देश के अंदर होने लगी
किसी भी कोई एबीसी आकर के ऐसा वीडियो बना करके डाल दे किसी के बारे में, किसी भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के बारे में, देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई ना होना अभी तक, वो भी ऐसी सरकार जो 95% केसेस सत्ता में बैठकर के विपक्ष के ऊपर करती हो, वो कार्रवाई नहीं कर रही, अपने आप में सबूत है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस जो है वो बिल्कुल ईमानदारी की सरकार चलाते हैं। लेकिन ये बदले की और नफरत की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो इस देश की संस्कृति को डुबोने में लगे हुए हैं, वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज नहीं करेंगे, लेकिन उसके ऊपर टैक्सेस लेंगे। ये दोहरी सरकार है, ये दोहरी नीति है इस सरकार की। ठीक है, शहजाद पूनावाला जी बताइए, 1.5 साल से जांच चल रही है, आपके नाक के नीचे इतने बड़ा सट्टेबाजी कैसे होती रही? महिमा जी, अब मेरे ख्याल से आपने जवाब दे दिया है, शहजाद जी को बोलने दीजिए। घोटालों के नाम बताए, एबीजी शिपयार्ड का बताया मैंने, चिट फंड, शारदा और अभी अडानी घोटाला, उस पर जवाब दे दें। उसमें किस किस के नाम आए हैं? देखिए दीपक जी, छत्तीसगढ़ के लोग आज आपका डिबेट देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि शहजाद पूनावाला और भारतीय जनता पार्टी ने तो छत्तीसगढ़ के विषयों को उठाया, पर महिमा सिंह जी पूरे देश के मुद्दों के बारे में बोल रही है। पर छत्तीसगढ़ के 3-4 स्कैम जो कोर्ट में गए, पीएससी स्कैम में 18 नियुक्तियों पर कोर्ट ने रोक लगाई। सोनवानी जी कौन है उनके रिश्तेदार जिनको नौकरियां मिल गई, उसमें जवाब नहीं है। डीएमएफ स्कैम मोहन मरकम कौन है, उस पर जवाब नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोगों को इतना अपमानित करेंगे आप? चलिए, आपने 2 सवाल पूछे, मैं उसका जवाब भी दे देता हूं। आप कह रही है ना अडानी 20,000 करोड़, अडानी अगर 20,000 करोड़ का हवालेबाज है तो छत्तीसगढ़ में क्यों उनको प्रोजेक्ट दे दिया? उनका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, अभी तक कैंसिल क्यों नहीं किया भाई? और दूसरा, आप कह रही ईडी। एक सवाल है, ईडी की कार्रवाई मनीष सिसोदिया पर सही है गलत है? ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई मनीष सिसोदिया पर सही गलत? बोलिए महिमा जी। दीपक जी, इनसे इस बात का जवाब ले लीजिएगा कि 20,000 करोड़ बता दीजिए ना महिमा जी, ईडी की कार्रवाई मनीष सिसोदिया पे सही है गलत है? उन्होंने वाजिब सवाल पूछा है, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। आपकी चर्चा जिस दिन मनीष सिसोदिया पर होगी उस दिन इसका जवाब दे देंगे। आज ये जितना भी बरगलाने की कोशिश करे, आज ये केंद्र जो बिंदु है आज की चर्चा। महिमा जी, एक सवाल मेरा और एक सवाल, शहजाद का टाइम है पर मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में कहती है कि शराब घोटाले में भूपेश बघेल के ऊपर कार्रवाई करे केंद्र सरकार, ये कहती है ना, तो आप बताइए क्या भूपेश बघेल पर कार्रवाई होनी चाहिए? आम आदमी पार्टी कहती है इसके मुताबिक। देखिए दीपक जी, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हमने बहुमत के साथ प्रधानमंत्री को चुन करके बैठाया और वो प्रधानमंत्री किसी भी एक एबीसी व्यक्ति के बनाए हुए वीडियो के ऊपर आकर के आरोप प्रत्यारोप दोषारोपण कर रहे हैं। ये सवाल है आम आदमी पार्टी क्या कहती है इस सवाल तो है ना भाई, इंडिया आपका भाई है, वो इंडिया गठबंधन में है महिमा जी, आपकी सहयोगी पार्टी है वो। इस देश की राजनीति सवाल है, इस देश की राजनीति और जनता को उलझाने के ये जो भारतीय जनता पार्टी के दांवपेच है ना, ये पैंतरे फेल होने शुरू हो गए हैं। दीपक जी, शहजाद का टाइम है। शहजाद जी, मेरा सीधा सवाल, मेरा आ रही है हमें दोबारा बहुमत से, मेरा सीधा सवाल, आपके पास तो वॉशिंग पाउडर है, हर कोई धुल जाता है, यही आरोप तो कांग्रेस आप पर लगाती है कि आपके पास तो वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग मशीन, सॉरी पाउडर नहीं, वॉशिंग मशीन। अरे सॉरी, सवाल मुझसे, पाउडर और मशीन में अंतर है। पाउडर भी है, मशीन भी है, इनके पास तो सब कुछ है। नहीं, पाउडर ही है। दीपक जी, अब ये नवल किशोर जी बोल रहे हैं, आप हंस रहे हैं आज मेरे डिबेट में, मजा आ जा रहा है। नवल जी हंसते रहा करिए, लाइफ बढ़ती है इससे, इतना सीरियस मत रहा करिए लाइफ में। दीपक जी, आपने मुझे बोला नहीं, बिल्कुल शहजाद जी, आप ही का टर्न है, क्योंकि आपने एक सवाल पूछा था इसलिए मैं महिमा जी के पास चला। क्योंकि नवल भाई और वाजपेयी जी का भी मौका बाकी है, मैं तुरंत अपना जवाब दे देता हूं। ये बात चलिए मान लेते हैं, हमारे पास पाउडर भी है, मशीन भी है, इनके पास सारे मैले कपड़े क्यों है भाई? ये मैले कपड़े आपके पास रहेंगे और वो मैले कपड़े को लगाकर आप उनको सजा कर रखेंगे। वाह भाई, मतलब महिमा जी मान रही ना कि सारे कपड़े मैले, तो आप क्यों कार्रवाई नहीं करते? और बाकी सब छोड़ दीजिए, सबसे मैला कपड़ा कहां पर है? आरजेडी में है, 4 बार कन्विक्टेड है। मैडम, एक बार बोलिए कि लालू जी करप्ट है। और ये जो आप गिना रही है ना, इसको ले लिया उसको ले लिया, चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। मुकुल रॉय को हमने लिया, केस चालू रहा, आपने बहुत चीखा चिल्लाया, आज मुकुल रॉय टीएमसी में है। बताइए, मैले थे ना, दाग था ना उन पर, हमने लिया, फिर भी कार्रवाई तो चालू रही, पर आपने अब क्यों ले लिया टीएमसी में वापस? एक को जवाब नहीं है आपके पास।
आपके पास इसका भी जवाब नहीं है कि किस प्रकार से वर्मा जी रिलेटेड है भूपेश बागेल के ओएसडी से। आपके पास इसका भी जवाब नहीं है कि शुभम सोनी और असीम दास के पास से वॉइस नोट मिला है और ईमेल के वो सारे दस्तावेज मिले जिसमें कि 508 करोड़ रुपए भूपेश बागेल को देने की बात है। आप कोई जवाब नहीं दे रही है, केवल इधर उधर मुद्दे को भटका रही है। और आम आदमी पार्टी जब कहती है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर ईडी की कार्रवाई हो तो ईडी सही है गलत है? ईडी की कार्रवाई मनीष सिसोदिया पर होती है, वो सही है गलत है? महिमा जी क्या कर रही हैं आप? स्टैंड तो लीजिए, एक स्टैंड तो लीजिए। नहीं, आम आदमी पार्टी वाले ने मेरे शो में बोला था, बोले साइकिल का भी स्टैंड होता है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। दीपक जी देखिए, एक बात है कि आतुरता में और बौखलाहट में भाजपा इतनी ज्यादा संयम खोने लगी है कि वो जो बात अभी बोल रहे हैं कि मैले कपड़े किसके पास हैं किसके पास नहीं, पर मैले कपड़ों की तलाश लालटेन ले लेके क्यों कर रही है भाजपा? अरे लालटेन इनका सिंबल है प्रोफेसर नवल किशोर जी का। अरे लालटेन, अरे लालटेन इनका सिंबल है भाई। मत करिए महिमा सिंह जी, लालटेन मत बोलिए, ये नवल किशोर जी नाराज हो जाएंगे कि आपने लालटेन बीजेपी को कैसे दे दी। क्या महिमा जी, ये इनका गठबंधन टूटने वाला है आज इनका गठबंधन। अच्छा महिमा जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। लालू जी भ्रष्टाचार के आरोप में कन्विक्टेड हैं 4 बार कन्विक्टेड है। अब मुझे बताइए, वो पाक साफ है या वो भ्रष्टाचारी है? और कन्विक्शन भी आप ही के टाइम हुआ है, बीजेपी के टाइम नहीं हुआ कन्विक्शन। बताइए लालू जी के बारे में बताइए, फिर मैं प्रोफेसर साहब से पूछूंगा। दीपक जी एक बात समझने की यहाँ पर यह है कि 2G स्कैम जैसे स्कैम्स जिनकी कैग की रिपोर्ट के ऊपर आधारित थी, जो उसके अंदर एलिगेशंस थे, उनके ऊपर राजनीति का तख्ता पलटा भाजपा ने 2014 में। और बाद में नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि जिन जिन के ऊपर आरोप लगे थे वो सब पाक साफ निकले। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता को मतलब लालू जी के ऊपर आरोप गलत है, आप ये कह रही हैं? पाक साफ निकलेंगे लालू यादव जी? आप मुझसे पूछ रहे हैं कौन पाक साफ है कौन पाक साफ नहीं है? नहीं, लालू जी के बारे में स्पेसिफिक सवाल है महिला जी, लालू जी के बारे में स्पेसिफिक सवाल है। और चर्चा दोनों पक्षों को जो है लेकर के होनी चाहिए और उसमें समझना चाहिए कि किस तरह से इस देश की राजनीति को मलिन करने का काम भाजपा ने किया है, वो अभी भी जारी है। वो कितना भी कहे मैले कपड़े किसके पास हैं या मशीन किसके पास है, इस देश की जनता देख रही है। 95% केसेस ईडी और सीबीआई के आज विपक्ष के नेताओं के ऊपर है। वाजपेयी जी, मैं पहले नवल किशोर जी के पास जा रहा हूँ और फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस चार्जशीट के, यही तो है ना, आजकल प्रवक्ताओं से सवाल पूछने में डर लगता है कि पता नहीं कौन सी लिस्ट में नाम आ जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्पेसिफिक लालू जी पे सवाल कि महिमा जी, लालू जी सजा याफ्ता हैं करप्शन के मामले में, उनके बारे में आपका क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? आप तो सवाल लालू जी पर भी पूछेंगे और मनीष सिसोदिया पर भी पूछेंगे, जो आपको सूट करेगा वो सवाल आप पूछेंगे। अरे मैं इनसे ये भी पूछ रहा हूँ कि आपने, आपको चुनाव के पहले ही याद आया महिमा जी कि आपने भूपेश बघेल जी को चार्जशीट में नाम डाल दिया? पहले याद ही नहीं आया, वीडियो भी नहीं आया। पहले मैंने पूछा इनसे, आप जो बोले वो सवाल पूछ देता हूं इनसे। लेकिन वो सवाल का जवाब तो आपको नहीं मिला ना। अडानी का जवाब आज तक इस देश को नहीं मिला, एवीजी शिपयार्ड का जवाब आज तक इस देश को नहीं मिला, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के अंदर भाजपा की राजनीति को चमकाने में लगे हुए हैं, येदियुरप्पा ने कर्नाटक का क्या हाल करके छोड़ा वो हम सबने देख लिया। महिमा सिंह, ये सब आपसे ये बीजेपी वालों ने आपसे ही सीखा है, ये कुछ नहीं है महिमा जी, आपसे ही सीखा है। आप मनीष सिसोदिया पर सवाल पूछें या लालू यादव पर पूछें, मैं तो यही बताऊंगी कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा पटकनी खाने जा रही है। इसीलिए आज ये चर्चा हो रही है, इसीलिए बेरोजगारी पर चर्चा नहीं है, इसीलिए महंगाई पर चर्चा नहीं है, इसीलिए इस देश के युवाओं और महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा नहीं है। इसीलिए आज जो चर्चा हो रही है वो एक एबीसी किसी एरे गहरे नथु खेरे के द्वारा बनाए गए वीडियो के ऊपर चर्चा हो रही है। अडानी पे चर्चा नहीं हो रही है। 20,000 करोड़ किसके हैं उस पे चर्चाएं जितनी होनी चाहिए नहीं हो रही हैं। प्रधानमंत्री को हमने विवश नहीं किया उस बात का जवाब देने के लिए अब तक, और ये सब कुछ हमारी जनता देख रही है। दीपक जी ठीक है, आप सवाल पूछेंगे वो जो आपको सहूलियत देगा, मैं जवाब दूंगी। देखिए, जब तक आप नहीं लड़ेंगे प्रोफेसर, आप समझिए मैं एक पत्रकार हूं, मेरा काम जो है सवाल पूछना, आप समझिए। आप जानती हैं सनातन धर्म के हिसाब से सबसे पहला पत्रकार कौन है, आपको पता है महिमा जी? आप तो भारतीय सभ्यता संस्कृति पढ़ती है। आप अगली बार ये बताइएगा कि आप मेरी परीक्षा लेने के लिए नहीं परीक्षा नहीं, अरे मेरी बड़ी बहन है, आप मैं कहाँ परीक्षा लूंगा, मैं छोटा सा एक मुलाजिम। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, हमारे यहाँ जो पत्रकार माना जाता है सनातन धर्म के हिसाब से वो नारद मुनि है। आपने पढ़ा होगा नारद मुनि क्या करते थे? ब्रह्मा भगवान से विष्णु को लड़ाते थे, विष्णु से शंकर को लड़ाते थे, तब तो उनकी दुकान चलती थी।
मेरी भी दुकान ऐसे ही चलेगी जब तक आप और नवल किशोर जी झगड़ेंगे नहीं, तो मेरा टीवी कौन देखेगा भाई महिमा जी? बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा आप सवाल वो पूछिए जो आपको उचित लगे, मैं उत्तर वो दूंगी जो जनता के लिए उचित हो। जनता को सब समझ आता है, इतना मोर मत समझिए मैडम, इतना जनता को वो पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। प्रोफेसर साहब बताइए, लालू जी पे दाग अच्छे हैं? करें देखिए दीपक जी, दीपक जलता है और हम लोग चलते हैं, अरे उसके तले अंधेरा ही रहता है भैया। लालू जी की नहीं, लेकिन दीपक दिया तले अंधेरा है जो कि दिख रहा है कुछ लोगों को। लेकिन मैं देखिए, मैं साफ साफ आपको बताता हूं कि लालू जी को तो छोटा करने में पूरा संघ अपने पूरा तंत्र के साथ, पूरा सरकार अपने तंत्र के साथ और पूरा भाजपा, अरे कांग्रेस भी बोलिए ना, कांग्रेस भी लगी थी पीछे, बोलिए ना, ये क्यों नहीं बोल रहे प्रोफेसर साहब? कांग्रेस नहीं लगी थी लालू जी के पीछे? मैं बता रहा हूँ, क्यों नहीं सुन रहे हैं आप? इतना जल्दीबाजी में क्यों है? मैं तो कह रहा हूँ, जल्दबाजी में शहजाद जी के साथ था, गलत बातें बोलते थे उनको ही पकड़ लेता था। अरे वो शहजाद जी को छोड़िए ना, उनका धंधा वही है, क्या करेंगे वो। सही बात सुन लीजिए कि 4 केस बंद हुए थे, वो खोलने के पीछे क्या राज था? जो केस 2008 में बंद हो चुके थे उसको खोलने का राज क्या था? जो खोलने के बाद भी एक नाबालिग व्यक्ति पे केस किया गया, बंद हो गया, तो फिर सब्सिडियरी चार्ज लगाने का कारण क्या था? एक ऐसा ईडी का जो डायरेक्टर है, उसके एक्सटेंशन पे सुप्रीम कोर्ट सवाल उठाती है, वो भारत के हित में कैसे हो जाता है? आलोक वर्मा का रातों रात सीबीआई के केस में क्या हुआ? आप पिछले 10 साल में ये नाटक आप देख रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। आज जान लीजिए कि आज छापा ईडी सीबीआई इनकम टैक्स नहीं दे रही है, एक लाइन का क्या जाता है कि चुनाव के समय में भाजपा ने विपक्षियों पर छापा मारा, ये काफी है। क्यों कहते हैं इनकम टैक्स आता सीबीआई है? वो कुछ नहीं है, एक ही है दल जो सत्ता में किसी भी शर्त पर रहना चाहती है। सारे बेईमान, सारे भ्रष्टाचारी खोज के वो अपने पास लाती है और उसके बाद वो शासन करना चाहती है, और वह भी पोल खुल चुका है। आपने सुना नहीं अमित शाह जी को? अमित शाह जी कितने परेशान हैं, उनको सही बात और गलत बात में फर्क ही नहीं पता चलता है। पीछे में और पिछले 1 साल में 7 बार बिहार में गए हैं, यह बताने के लिए कि यहाँ पर जंगल राज है, यहाँ पर जातीय सर्वे हुआ वो गलत है, यहाँ पर यादव और मुसलमान की संख्या बढ़ गई है। कितने बेचैन अमित शाह जी, उनको पता ही नहीं है कि उनके राज में एक व्यक्ति क्रिकेट का महाराज बन जाता है जो ठीक से बल्ला भी नहीं पकड़ सकता है। सच तो यही है। अरे लेकिन दीपक जी, वो सवाल आप पूछ नहीं सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप नारद मुनि का काम करते हैं, तो मुनि जी से वो आप आधुनिक युग के मुनि हैं, तो काम तो आपका भी उसी तरह का होगा। लेकिन सही बात यह है कि पिछले 10 साल में भाजपा ने जो कुकर्म किए हैं, देश हित में जो काम करने चाहिए वो नहीं किए हैं, जो वादे किए थे वो उसमें कुछ नहीं किया है। जनता अब सवाल पूछ रही है और धक्का मार के भगाना शुरू कर दिया था। अरे अच्छा, एक बात बताइए प्रोफेसर साहब, उन्होंने महाराष्ट्र में खेल किया। ये प्रोफेसर साहब एक बात मैंने आपकी बात पूरी सुन ली ना। ये पिंजरे का तोता एजेंसियों को किसके टाइम पे कहा गया था? कांग्रेस के टाइम पर या बीजेपी के टाइम पर? पिंजरे का तोता। फिर आप ये बताइए कि भाई जो केस खुले तेजस्वी जी पे, वो किसने खुलवाए? लल्लन सिंह ने खुलवाए। अरे भाई आपके दोस्त हैं, उनसे बोलिए वो जो पिटीशन उन्होंने सीबीआई को दी थी उसको वापस ले लें, खत्म हो जाएगा केस। बोले झूठ बोला था लल्लन सिंह ने, काहे नहीं बोल रहे लल्लन सिंह आप? नहीं, अरे उसके बाद वो केस बंद हो चुका था, ये क्यों नहीं बोल रहे आप? सब्सिडियरी चार्जशीट कब लगा? देखिए ये कोर्ट नहीं है कि यहाँ पर हम जिरा करें, सारा चीज आपको भी मालूम है। जनता की अदालत है, यहाँ जिरा बहुत जरूरी है प्रोफेसर साहब, जनता की अदालत है। हम तो सवाल पूछते हैं, जनता चाहती है जवाब। अरे दीपक जी जानते हैं ना कि भाजपा का पूरा दीपक बिहार में बुझ चुका है, लालटेन खूबसूरती से जल रही है। 1,22,000 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है, 5 लाख लोगों की नौकरी दिए जाने का रास्ता बना हुआ है। ये आपको मालूम है कि 19 महीना में भाजपा ने 19 लाख रोजगार की बात करके 19 रोजगार नहीं दिया, और अगस्त में जब आप कह रहे हैं चुनाव के समय, अरे वही नीतीश कुमार थे जिन्हें नहीं दिया भाई, वही भाजपा के साथ थे प्रोफेसर साहब, वही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। अरे सुन लीजिए, मतलब अरे दीपक 15 साल या तो लालू जी मुख्यमंत्री रहे या नीतीश कुमार रहे, उसके बाद भी विकास नहीं हुआ। जाति जनगणना के आंकड़े जारी करें, 15 साल नीतीश जी, 15 साल लालू जी, अरे 30 साल हो गए भाई। कितनी, अरे दीपक जी कितना बेचैनी है आप में। 15 साल में भाजपा कहाँ थी
ये बताइए ना, सुशील कुमार मोदी कहाँ थे, मंगल पांडे कहाँ थे, 39 जो एमपी है बिहार के वो कहाँ थे? ये शर्म आती है भाजपा को मानने में कि बिहार ने 39 एमपी भी जिता कर दिया और बिहार को सबसे गरीब, सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा बेरोजगार, सब ये जो 1 लाख। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। ये सब हो रहा था ना बिहार में, पहले से था, बिहार में ये सब हो रहा था ना प्रोफेसर साहब, ये सब हो रहा था ना, पलायन, गरीबी, अशिक्षा, ये सब हो रहा था ना, हो रहा था ना बिहार में। तो 15 साल लालू जी, 15 साल नीतीश जी, अरे दीपक 15 साल लालू जी, 15 साल नीतीश जी। आप क्यों शर्माते हैं, क्यों शर्माते हैं ये कहने में, डरते क्यों है? ये क्या कहूँ बताइए, वही कहता हूँ। आप बोलिए क्या कहना है, मैं वही कहूंगा। नहीं आप बताइए ना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी 2005 से थे, वित्त मंत्री थे, उन्होंने क्या किया बिहार को विशेष? अरे मुख्यमंत्री ने क्या किया नवल किशोर जी, ये बताइए। नीतीश कुमार जो आपके सहयोगी है, क्या किया उन्होंने? महिमा जी के भी सहयोगी है। भाजपा क्या मलाई चाप रही थी? भाजपा क्या मलाई चाप रही थी? वहां पे क्या कर रही थी बताए तो? वो मंगल पांडे क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे बताइए। वाजपेयी जी, आप तो वहीं से आते हैं, आपकी पार्टी बिहार की है, बताइए। ये वाजपेयी जी बताएंगे, वही सवाल पूछ रहा हूं। मलाई चाट रहे थे सुशील मोदी, मंगल पांडे, जो भी नाम है, जितने, जायसवाल जी, संजय जायसवाल, सब मलाई चाट रहे थे। बताइए, आप बोलने में भी घबराते हैं। अरे मैं आप बोलो, क्या बोलो, वही बोलो। रुकिए, सवाल बोलिए ना, बोलिए नहीं, बोलिए ना, क्या सवाल पूछूं? प्रोफेसर साहब आज जो बोलेंगे आप वही सवाल पूछूंगा मैं, बोलिए क्या पूछूं? अरे बताइए ना, क्या पूछूं? दीपक जी, आप क्यों इतना नाम बोलने में घबराते हैं? किसका नाम बोलूं? सुशील मोदी मलाई चाप रहे थे, मंगल पांडे मलाई चाप रहे थे। अरे चमकी बुखार, मंगल पांडे से पूछिए ना क्या किए थे वो। अच्छा, किसका नाम लूं बताइए ना, सबके नाम लेता हूं मैं। पीछे क्यों है? किसके? 1 रुपया नहीं, मैं पूछ रहा हूं। नहीं, मैं तो किसका नाम बोलूं प्रोफेसर साहब? इतने दिन तक डबल इंजन की सरकार। अरे वो प्रधानमंत्री से पूछे ना। अच्छा, मोदी जी क्या कर रहे थे? वाजपेयी जी बताइए, मोदी जी क्या कर रहे थे? बिहार के लिए क्यों नहीं किया? विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? और बोलिए, अमित शाह जी का भी नाम लो। अमित शाह जी क्या कर रहे थे बताइए? वाजपेयी जी, शहजादपुरा वाला से भी पूछ लूंगा। अमित शाह जी तो आप बिहार की, अरे बिहार की जनता, बिहार की जनता जो बिहार जा चुके। वाह भाई वाह, बिहार की जनता को मालूम है किसने क्या किया है, और बिहार की जनता महसूस कर रही है कि 30 साल में कहां पहुंचे। माफ करना, आज भी जो बीए की डिग्री है 3 साल में मिलनी चाहिए, वो 7 साल में मिल रही है, 7 साल में। और हेल्थ में, हॉस्पिटल में पानी भर जाता है बारिशों में, आपने देखा ये क्या हाल है। नीचे से हेल्थ में पहला नंबर है, क्या बातें कर रहे हो? और इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री नहीं लगा पाए। आज भी इस पे में घूम रहे थे पटना में, आपने नहीं देखा था? अरे ऐसे नहीं होता। कम इतना तो याद रखिए, समझदार व्यक्ति हो, हाफ पैंट में पड़ोसी को छोड़कर कौन भाग रहा था? डर लगता है क्या आपको बोलने में? ऐसे भी आपके पास 2 भाग में तोड़ दिया है, पता नहीं क्या होगा। समझदार व्यक्ति हो, जवाब दो ना चीजों को। तार्किक बहस है कि टूटने के बाद भी नहीं बोल पाते हैं। खाली चीखने से जी, क्या बात से थोड़ी होगा, इतना चीखने से नहीं होगा। अरे सजा याफ्ता है, सजा याफ्ता है। रामविलास पासवान जी का इज्जत तो रखिए, इतना क्यों घबराते हैं? वाइस प्रेसिडेंट है महाराज। अरे वाइस प्रेसिडेंट है, घबराइए मत। सुशील कुमार मोदी सजा याफ्ता है, लालू यादव सजा याफ्ता है, कन्विक्ट हैं। अरे लालू यादव क्या है? सजा याफ्ता है चारा घोटाले के। उसका जवाब देना पड़ेगा आपको बार-बार, आपके जवाब नहीं है उसका। चुनाव भी नहीं लड़ सकते। इनको बोलने दो यार, कहाँ पहुंचा है? आपने रेल को बेच दिया, शर्म आती है कहने में। हम तो करते नहीं ऐसी बात, हम नहीं करते ऐसी बात, बिहार में हमें नहीं करनी है। वो लालू जी ने लगाया, आपको कहने में शर्म आती है क्या? अरे प्रोफेसर साहब, अब आपने बोल लिया ना, वाजपेयी जी को बोलने दीजिए ना। वो कौन बड़े भाई हैं आपके? दीपक जी, हो सकता है इनकी पार्टी में चले जाएं, बिहार में चलता रहता है, कोई किसी भी पार्टी में चला जाता है, आम बात है वहां। दीपक जी पूछ लीजिए ना, हनुमान जी का 2 भाग क्यों हुआ? राम के भक्तों को बताइए। अरे बताइए, हनुमान जी के 2 भाग क्यों हुए? क्या वाजपेयी जी, हनुमान जी का क्या हुआ? ये भगवान हनुमान का नाम ले रहा हूँ, माफ करना भगवान। ये कोई राजनीतिक चर्चा है क्या? नहीं, ये क्या बातें कर रहे हैं? जो सवाल है जनता के संदर्भ में, जो सवाल है उनका जवाब देना पड़ेगा। सॉरी, और किसी से बुलवा लो यार, दीपक बाबू, और किसी से बुलवा। अरे नहीं, ऐसे आदमी के साथ हम बहस नहीं कर पाएंगे। बच्चे भी देख रहे होंगे जिनको आप पढ़ाते हैं। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। बोलो टीचर साहब तो बोलने नहीं दे रहे डिबेट। क्या बात कर रहे हो? प्रोफेसर साहब बनते हो और ऐसी बातें करते हो। वाजपेयी जी गुस्साइए, ऐसे डिबेट थोड़ी होती है। अरे वाजपेयी जी गुस्साइए नहीं, तो ऐसी डिबेट नहीं होती ना, प्लीज। वो तो आपको कुछ समझता ही नहीं है।
अरे, हम तो अरे, फिर भी प्रोफेसर आपको साहब, ना करिए ना, शानदार ना मानते करिए। हैं। अरे, आपके लोजपा स्टूडेंट का देख रहे होंगे तो शानदार क्या इतिहास सोचेंगे रहा है। प्रोफेसर साहब? उसको टूटने दिया, आप कुछ बोल नहीं पाए, क्या बात करते हैं? शर्माइए मत, बोलिए कि आपको तोड़ दिया गया, 2 भाग में कर दिया गया। अब बोलूं मैं, बोलूं अब? देखिए ऐसा है, हमारे परिवार में जो टूट हुई वो हमारे परिवार के मुखिया की गलती है। अगर उन्होंने गद्दारी की तो हम किसी और को दोष नहीं दे सकते, अपने आप को दोष देते हैं हम। ये रहा सवाल हमारे परिवार का। दूसरा, आइए बिहार की स्थिति आज कहां पहुंची है 30 साल के बाद। इस बात को आप झुटला नहीं सकते कि लालू और नीतीश का राज लगातार है, कोई इससे नहीं मना कर सकता। अरे भाजपा कहाँ और थी? बिहार फिर आप आज वही भी बात जो बोल रहे हैं। स्थिति है, इतना ऐसा बात बोलिएगा, कैसे बोला दिया जाएगा? 2005 से 2022 दीपक जी और किसे बुलवाओ यार, क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर प्लीज मेरे को छोड़ दो। इतना झूठ मत प्रोफेसर बोलिए। साहब, बहस में आगे बढ़ जाना। देखिए, वाजपेयी जी के प्रति मेरा सम्मान नहीं होगा, आप समझिए। वो भी बहस में भागी हैं, 1 घंटा अपना दे रहे हैं यहाँ पर, प्लीज। अरे सुनिए, आपने सब बोल दिया भैया, उनको सब बोल दिया, मैंने पूरा मौका दिया। अब सुन तो लीजिए 1 मिनट, 10 सेकंड सुन लीजिए। अरे दीपक भाई, आप तो आधुनिक नारद मुनि हैं, उनकी क्या मजबूरी है कि वो नहीं बोल रहे हैं कि 2005 से 2022 तक भाजपा भी थी और वो जो भी कुछ हुआ उसमें वो भी जिम्मेदार थी। दीपक जी, वाजपेयी जी को एक भी बार बोलने का मौका नहीं मिला है, ये अन्याय है। दीपक जी, वाजपेयी जी को एक भी बार बोलने का मौका नहीं मिला है। प्रोफेसर साहब, आपका सवाल सुन लिया उन्होंने, आपका सवाल सुन लिया। प्रोफेसर साहब, आपका सवाल सुन लिया उन्होंने, आपका सवाल सुन लिया। ये डिबेट का तरीका नहीं है। आपका सवाल सुन लिया प्रोफेसर साहब, बोलने दीजिए। आप बदतमीजी कर रहे हैं, दीपक जी, ये आप तरीका बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आप बदतमीजी कर रहे हैं, ये बदतमीजी करना अच्छा नहीं होता। आप समझदार आदमी हैं, डिबेट करिए ना तरीके से। हमने बोलेंगे, आप उसका जवाब उसको तो कुछ नहीं बोलते हैं। जिसका, अरे जो दिन रात बदतमीजी चलो यहाँ से, के साथ बेकार के आदमी, चलिए। मैंने देखिए, महिमा जी और शहजाद जी कितना इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी ऐसे लोगों से मैं डिबेट नहीं करता। आई एम सॉरी। नहीं, वाजपेयी जी के साथ अन्याय हो रहा है भाई, ये वाजपेयी जी के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। अरे शहजाद पूनावाला जी मोस्ट अनफेयर। दीपक जी, सॉरी दीपक जी, नहीं दीपक जी, मैं भी डिबेट छोड़ रहा हूँ। मैं अपने अलायंस पार्टनर के सम्मान में डिबेट छोड़ रहा हूँ। मैं अपने अलायंस पार्टनर के सम्मान में डिबेट छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने अलायंस पार्टनर के सम्मान में डिबेट छोड़ रहा हूँ। मैं वाजपेयी जी को, प्रोफेसर साहब रुक जाइए ना, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। हम एक जगह अटक गए, उसके बाद कहते हो हम एक जगह अटक गए प्रोफेसर साहब। प्लीज मैं गेस्ट कोऑर्डिनेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि शहजाद जी को भी जोड़ा जाए और साथ ही साथ जोड़ा जाए, क्या बोलते हैं, हमारे मित्र जो थे वाजपेयी जी, उन दोनों को जोड़ा जाए प्लीज। प्रोफेसर साहब अब नहीं बोलेंगे। महिमा जी आप आ जाइए। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल जानना चाहता हूं, क्या इस मामले ने चुनाव के नैरेटिव को बदला है? आपने कहा नहीं, लेकिन मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि इस हालात में ये तो क्या करते हैं कि आप पर आरोप लगाते हैं, फिर 4-5 कार्रवाई कर देते हैं, तो नैरेटिव ये बन जाता है कि और भाई आपका जो अलायंस है, भाई आम आदमी पार्टी के ऊपर कार्रवाई, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कार्रवाई, आपके अध्यक्ष और आपकी दोनों पूर्व अध्यक्ष जो हैं वो बेल पे हैं, फिर उसके ऊपर आप लालू जी पर आ जाइए कन्विक्टेड, ममता जी के पार्टी के ऊपर उनके भतीजे पर आरोप, जितने 11 गठबंधन में आप देख लेंगे किसी के ऊपर कोई ना कोई आरोप है। तो इनका नैरेटिव तो यही है, ये कार्रवाई करें, कोर्ट सजा दे, नहीं दे, आरोप तो लग गए, आप पर चस्पा हो गए, यही तो उनकी स्ट्रेटेजी है। दीपक जी एक बात है, देखिए थोड़ी देर पहले आपने सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दिया था और आपने पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी बारे में कहा था कि पिंजरे का तोता है। अभी हाल के गत 2 महीने के अंदर के ये फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट में के, जहां ये कहा गया कि भाजपा जो है मणिपुर के नाते में कहा गया कि आप कमेटी के बाद कमेटी बनाते जाते हैं जब तक आपकी पसंद की रिपोर्ट नहीं आती, और दूसरे फैसले में कहा गया कि भाजपा अपने द्वारा शासित क्षेत्रों के ऊपर बड़े नरमी से काम लेती है, जबकि जहां उनकी सरकार नहीं है वहां बहुत सख्ती से काम लेती है। इसी के साथ साथ ये तो बात हो गई कि भाजपा के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की आज क्या राय है। आपने जो बात पूछी कि चुनाव का नैरेटिव क्या है, देखिए कुछ तथ्य हैं दीपक जी जिनको यहाँ पर याद रखना बड़ा आवश्यक है। और छत्तीसगढ़ की जनता क्यों बरगलाई जाने वाली नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ये जानती है कि महादेव के ऊपर पहली कार्रवाई जो शुरू की वो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने शुरू की। अरे महिमा जी क्या कह रही है? कार्रवाई शुरू की तो अंजाम तक क्यों नहीं ले गई महिमा जी? अरे कार्रवाई शुरू हुई तो अंजाम तक क्यों नहीं ले गई महिमा जी? गलत लाइन बोल दी आपने, अंजाम तक ले जा रहा था भूपेश बघेल को। अरे आदमी सट्टेबाजी करवा रहा था वहां पर युवा बेरोजगारों से, जूस की दुकान वाला।
आपने जो सवाल पूछा ना, मैं आपको ये बता रही हूँ कि चुनाव का नैरेटिव इसलिए नहीं बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर के अगर ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं ना, इतने निम्न स्तर के आरोप लगाने पड़ते हैं, तो जनता ये याद रखती है कि 70 केस हमने फाइल किए थे, 450 व्यक्तियों को हमने उसके अंदर जो है अरेस्ट किया था। अभी जितने नाम थोड़ी देर पहले भाजपा के प्रवक्ता ले रहे थे, वो सारे नाम हमारे यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बीजेपी वाले सब महिमा जी आप ही से सीखे ये सब आप ही से सीखे हैं। नरसिंह राव जी ने, मुझे मालूम है, LK आडवाणी से मदन लाल खुराना सबको हवाला में आरोपित कर दिया था और सब हवाला में छूट गए। आपके पार्टी के नेता फंसे थे, कमलनाथ खुद फंसे हुए थे। आप अगर ये कह रहे हैं कि हमसे सीखे हैं, ये बता दीजिए कि हमारे राज्य में या किसी और सरकार के राज्य में विपक्ष के ऊपर 95% मुकदमे कब थे ईडी और सीबीआई आप जब सरकार में तो आप कौन से कांग्रेस नेताओं पर मुकदमे दर्ज करती थी महिमा जी? आप भी विपक्षी नेताओं पर मुकदमे दर्ज करती थी। 95% दीपक जी, 95%। अरे मैं निकालूंगा तो बहुत मिल जाएंगे महिमा जी, बहुत मिल जाएंगे। सीबीआई के आज 95% मुकदमे। आप मुझे ये बताइए, मैंने थोड़ी देर पहले जितने घोटालों के नाम लिए थे उनके ऊपर केंद्र सरकार ने क्या किया, अडानी के ऊपर केंद्र सरकार ने क्या किया? आप ही के राज्य में महिमा जी सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता कहा गया था, आप ही के समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सर्वोच्च न्यायालय, और आज क्या कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय? आज ये कह रहा है कि आप जहां खुद शासन करते हैं वहां तो नरमी से पेश आते हैं, और जहां आपकी सरकार नहीं है वहां पर बहुत कड़ा रवैया अपनाते हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहा है मणिपुर के अंदर आप कमेटी के आप बाद कमेटी बनाते हैं तब तक जब तक आपकी मनमर्जी की रिपोर्ट ना आ जाए। यही तो रेसलिंग चैंपियंस के केस में भी हुआ था, आपको याद होगा। तो इसलिए आज सवाल ये है दीपक जी कि सबूत सामने जब आते हैं तो केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। हमने वहां पर जांच शुरू की, अरेस्ट किए, बहुत सारे सीजर्स किए, उसके बावजूद केंद्र सरकार को क्यों इतना समय लग गया? सबसे पहले तो हमने महादेव ऐप, मतलब आप ये मान रही है कि महादेव ऐप वाला घोटालेबाज गड़बड़ आदमी था तभी आपने कार्रवाई शुरू की थी? अब इन्होंने आरोप लगा दिए तो आपको तो बोलना चाहिए जाइए भूपेश बघेल जांच के लिए तैयार है। हम तो जो मान रहे हैं वो हमारी जांच की रिपोर्ट्स के अंदर बड़ा ही विदित है दीपक जी, लेकिन हम जो नहीं मान रहे हैं वो इस प्रकार की राजनीति का के स्तर को हम नहीं मान रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री शहजाद पूनावाला जी इनका दावा ये। महिमा जी रुक जाइए प्लीज, अब शहजाद जी फिर जुड़ गए प्रोफेसर साहब, लेकिन बड़ा गलत हुआ अरविंद जी आ नहीं रहे, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है उनके लिए। देखिए हमको को पैनलिस्ट का सम्मान करना चाहिए, हम सब इंसान हैं, गलतियां हम सबसे होती है, लाइफ में उतार चढ़ाव हम सबके आते हैं। मेरा ये मानना है कि मैं किसी भी गेस्ट को बुलाऊं ना तो अगर मैं उसको बोलने ना दूं या बोलने का अवसर ना दूं तो ये उसके प्रति असम्मान होता है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं किसी से ना बदतमीजी करूं ना जबरदस्ती का आर्ग्यूमेंट करूं और सबको अपनी बातें कहने दूं, मेरी यही कोशिश होती है। प्रोफेसर साहब थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती है लेकिन आप गेस्ट को बोलने ही ना दें, ये ठीक नहीं है। प्रोफेसर साहब प्लीज, शहजाद पूनावाला जी आप अपनी बात कहिए। नवल किशोर जी मैं क्लोजिंग में आपको कमेंट का मौका दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास है अभी। शहजाद जी ये कह रहे हैं कि महादेव ऐप पर कार्रवाई तो हमने शुरू की थी, महिमा जी कह रही है तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। महिमा जी बताइए चंद्रभूषण वर्मा क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ? ASI लेवल का आदमी, OSD का रिश्तेदार, 64 करोड़ की लेन देन कर रहा है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और एक स्टेटमेंट दे दीजिए, आप ऑफिशियल प्रवक्ता है, क्या चंद्रभूषण वर्मा कभी भी भूपेश बघेल से मिला है, हाँ या ना? चलिए उसको छोड़ देते हैं। अभी आपने कहा कि 95% केसेस जो है वो विपक्ष के नेताओं पर हो रहे हैं, आपको टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूं। कर दो ACB, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चले। ये एक महाशय है, इनका नाम है मिस्टर केजरीवाल, कई लोग नटवरलाल बोलते हैं, मैं ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करता। ही इज मिस्टर केजरीवाल, ही इज विथ यू दीज डेज। वॉज ही लाइंग देन, या अब वो ठीक है उनकी बातें, या मानते हैं कि सोनिया गांधी भ्रष्ट है? आप बताइए। जवाब लेते हैं महिमा जी, वाला भी यही मिस्टर केजरीवाल ने उठा लिया था। हाँ ये झूठ बोल रहे थे। महिमा जी आपका क्विक जवाब, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि एक आरोप लगा इसलिए मैं चाहता हूं आप जवाब दें। पहली बात तो ये, जब हमने जांच को शुरू किया और उसके बाद ये पाया गया कि इसके अंदर जो व्यक्ति इन्वॉल्व हैं वो छत्तीसगढ़ से जरूर हैं, वहां जन्मे जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो कहीं और बैठकर, विदेश में बैठ करके कार्य कर रहे हैं। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले जब नूह के अंदर हिंसा हुई थी तो एक व्यक्ति का नाम आया था, महिमा जी देखिए कहाँ चली गई। अरविंद केजरीवाल ने सोनिया जी के बारे में ऐसी बात कही। मैं तो परिप्रेक्ष्य से उत्तर दूंगी। आपने मुझसे एक सवाल पूछा है
मैं आपको परिप्रेक्ष्य में उत्तर दूंगी और बिल्कुल सटीक उत्तर दूंगी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि भाजपा सहूलियत की राजनीति करती है, बदले और जो है नफरत की तो करती है, पर सहूलियत की राजनीति अपनी सहूलियत के हिसाब से ये बात करते हैं। ये अपने द्वारा शासित क्षेत्रों में, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भी है, वहां ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये अडानी के मामले में सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ मैं फिर भी बता देती हूँ। अरे ये सहूलियत की राजनीति करते महिमा जी, आप भी तो ये कर रही हैं, जो मुख्य सवाल है उससे भटका रही हैं। मैं तो बताने जा रही हूँ, ये करते तो आप भी तो सहूलियत की राजनीति करते हैं। मैं तो बताने जा रही हूँ दीपक जी, ये तो भागते हैं जो है। महिमा जी शहजादपुरा वाला बीच से चले गए। शहजाद जी क्लोजिंग कमेंट प्लीज, 1 मिनट बचा है मेरे पास। हाँ चलिए, ये कहते हैं कि हम विद्वेष की राजनीति करते हैं। अच्छा महिमा जी, खैरा जी की गिरफ्तारी फिर तो सही मानते हैं ना आप? और अगर वो विद्वेष की राजनीति है तो उनके साथ बैठकर आप विद्वेष की राजनीति का विरोध कैसे कर रहे हैं? टीएमसी बंगाल में विद्वेष करती है, अधीर रंजन कहते हैं, उनके साथ आप। केरल में लेफ्ट पार्टी आपके खिलाफ विद्वेष करती है, उनके साथ आप। पंजाब में आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ विद्वेष करती है, उनके साथ आप। और विद्वेष की राजनीति के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनसे नाता तोड़िए ना, ये सारे विद्वेष कर रहे हैं, या आपको भी सहूलियत के हिसाब से जब भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है तब विद्वेष याद आ जाता है? और कोर्ट ने कौन सा विद्वेष किया लालू जी पर? कोर्ट ने सोनिया जी को राहत नहीं दी नेशनल हेराल्ड में, कोर्ट ने सिसोदिया को जेल में रखा है, वो भी विद्वेष की कार्रवाई है क्या? दीपक जी, मैं तो इनके जो अभी इन्होंने जिस मौजूदा मुकदमे के ऊपर सवाल पूछे, मैं उस पर उत्तर देने जा रही थी, लेकिन देखिए फिर ये जलेबी की तरह घुमाने लग गए। महिमा जी अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरे पास अफसोस वक्त इतना ही है, हमको यही रुकना पड़ेगा। शहजाद जी, महिमा जी, प्रोफेसर साहब प्लीज आगे देखिएगा नजर। अरविंद जी को बोल दीजिए आ जाए कल डिबेट में, बोल दीजिए ना प्लीज। बिल्कुल आप वो आएंगे ही, मानेंगे। ठीक है अरविंद जी आइएगा प्लीज।